वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम ग्रेड सेकेंड ईयर बॉयज़। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने यूनिट मुतल्लिक़ पाकिस्तान में यूनिट वर्ड पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी शिमला वफ़्त। आज हम पढ़ रहे हैं शिमला वफ़्त अक्टूबर 1906। शिमला वफ़्त के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जैसे जब कांग्रेस की सरगर्मियाँ और जो मुतालबात थे उनके, उसकी वजह से मुसलमानों में क्या हुआ, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होने लगा। तो जो मुस्लिम जितने भी लीडर्स थे उनके उनको महसूस हुआ कि अब मुसलमानों के मफाद के लिए अब हमें कुछ इक़दामात करने की ज़रूरत है। अब उनकी जो कांग्रेस थी, एक तो वो तकसीम बंगाल की वजह से बहुत ज़्यादा मुसलमान जो थे वो कांग्रेस से बहुत ज़्यादा खाइफ हो चुके थे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही थी, मुसलमानों का उसमें कोई भी नहीं था। सेकेंडली ये भी था कि जब कानपुर की मस्जिद को शहीद किया गया और उसके साथ साथ ये था कि अलीगढ़ जो कॉलेज था उसे यूनिवर्सिटी नहीं बनाने दिया जा रहा था। तो ये भी जो मेन रीज़न्स थी जिनकी वजह से मुसलमान जो अकाबरीन थी वो बहुत ज़्यादा, जो मुसलमान थे वो खाइफ थे इनसे कि हम अपने जो जायज़ मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकेंगे। तो और जो तकसीम बंगाल थी उसे ये ख़त्म करने के चक्करों में थे और मुसलमान ये चाह रहे थे कि किसी तरह से ये तकसीम ख़त्म ना हो। और इसको कि 1906 में जब अंग्रेज़ हुक्मरानों ने हिंदुस्तान में नई इस्लाहात नाफिज करने का इरादा ज़ाहिर किया, तो मुसलमान रहनुमाओं ने फ़ैसला किया कि उन्हें वाइसराय से मुलाकात करके ऐसी तजावीज़ देनी चाहिए जिससे मुस्तक़बिल के सियासी ढांचे में मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ कि फिर नवाब मोहसिन उल मुल्क की कोशिशों से, कि जो प्रिंसिपल थे अलीगढ़ कॉलेज के वो अंग्रेज़ थे, तो उन्होंने क्या किया कि नवाब मोहसिन उल मुल्क ने कहा कि आप हमें अपॉइंटमेंट लेके दें। उन्होंने फिर क्या किया, इनको अपॉइंटमेंट लेके दी नवाब मोहसिन उल मुल्क ने। तो 35 अरकान पर मुश्तमिल जो मुसलमानों का एक वफ़द था जो कि सर आगा खान की क़यादत में था, 1906 में शिमला के मकाम पर वाइसराय लॉर्ड मिंटो से उन्होंने मुलाकात की। जब उन्होंने उनसे मुलाकात की तो फिर हमारे जो लीडर थे सर आगा खान, जो कि इस वफ़द के लीडर थे, उन्होंने कुछ मुतालबात पेश किए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वाइसराय साहब मिंटो साहब के नए एक्ट में जो कानून साज कौंसल की, यानी जो आपकी लेजिस्लेटिव कौंसल होगी, उसकी जब आप रुकनीत के लिए कोई भी इंतखाबी असूल, कोई भी आप जो है वो इंतखाब का तरीका चुनेंगे, उसको राइज अगर आप करने की सूरत में मुसलमानों को आपने क्या करना है, सेपरेट इलेक्टोरेट यानी जुदागाना तर्ज इंतखाब का हक देना है कि मुसलमान मुसलमानों को वोट दें और हिंदू हिंदुओं को वोट दें। यानी आपने सेपरेट इलेक्टोरेट का जुदागाना तर्ज इंतखाब का हक देना है, जिसके ज़रिए मुसलमान क्या करें, अपने नुमाइंदों का इंतखाब खुद करें। यानी आपने हमें जुदागाना तरीका इंतखाब का हक देना है कि मुसलमान सिर्फ अपने नुमाइंदों का इंतखाब खुद कर सके, ना कि कोई और बंदा इसमें शामिल हो, वो खुद अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर सके। सेकंड नंबर पर उन्होंने कहा कि कानून साज इदारों में, कि जो कानून साज इदारे हैं यानी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, उनमें मुसलमानों की नुमाइंदगी, जब भी रिप्रेजेंटेटिव को चेक किया जाएगा तो उसमें जब आप उसको तय करें तो सिर्फ हमारी जो है, आप लोग इस वक्त हमारी तादाद को मद्देनज़र ना रखें, बल्कि हमारी सियासी अहमियत को भी बलूज़ खातिर रखें। कि आप सिर्फ ये ना देखें कि हम लोग जो हैं वो हमारी तादाद कितनी है, आप इस चीज़ को देखें कि अगर हम वो हिंदू मेजॉरिटी या माइनॉरिटी है तो इस चीज़ को ना देखा जाए, बल्कि हमारी सियासी अहमियत को भी मद्देनज़र देखा जाए कि हमारा सियासत में हमारा कितना बड़ा किरदार है। नंबर 3 पे था मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों और मकामी हुकूमती इदारों में उनका जायज़ हिस्सा दिया जाए। कि मुसलमान अगर पढ़े लिखे हैं, मेरिट पे आ रहे हैं, वो कैपेबल हैं, तो उनको सरकारी मुलाजमतों में भी और साथ साथ मकामी जो हुकूमती इदारे हैं उनमें भी उनको जायज़, यानी उनको भी नौकरियाँ दी जाए। जब उन्होंने ये पेश की सारी चीज़ें सर आगा खान ने, तो लॉर्ड मिंटो ने जो है वो सारी बातें इनकी गौर से सुनी और अपनी जवाब में उसने कहा कि इन तमाम मुतालबात पर मैं हमदर्दाना गौर करने का कहा करूँगा, और कहा कि मुस्तक़बिल के किसी भी सियासी ढांचे में मुसलमानों के जो मफादात हैं
ان کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا۔ شملہ وفد کی وائسرائے سے ملاقات ہوئی، وائسرائے کی طرف سے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کی انہوں نے یقین دہانی جو کرا لی، یہ مسلمان رہنماؤں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ کسی وائسرائے کے پاس گئے، اس نے جو یقین دہانی کروائی کہ آئندہ جو بھی سیاسی ڈھانچہ بنایا جائے گا اس میں مسلمانوں کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا، اور حکومت نے، اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی تھی، اور وائسرائے اور انگریز حکومت نے بھی مسلمانوں کے اس دعوے کو قبول کر لیا تھا کہ کانگریس مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں اس وقت ایک نہیں 2 بڑی جماعتیں ہونی چاہیے تھی، یعنی نمائندہ جماعت انہوں نے بالکل نہیں مانا، اور اسی کو بیس بنا کر انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے حقوق جتنے بھی ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ کانگریسی لیڈروں نے شملہ وفد کی ملاقات کو انگریزوں کی سازش قرار دیا کہ کانگریسی لیڈروں نے کہا کہ شملہ وفد کی جو وائسرائے سے ملاقات، اسے کہا کہ یہ کانگریس کی ایک سازش ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے جو جداگانہ طریقہ انتخاب کے جو مطالبہ انہوں نے کیا ہے اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہوا، اس کے برعکس ہوا کہ لارڈ منٹو نے جو اپنا وعدہ کیا اسے اس نے پورا کیا، اور جب برطانوی پارلیمنٹ نے حکومت ہند کا قانون 1909 پاس کیا، یعنی منٹو مالے ریفارمز کو جب پاس کیا، تو اس میں مسلمانوں کو جداگانہ طریقہ انتخاب کا حق دیا گیا کہ جو منٹو مالے ریفارمز پیش کی گئی تھی اس میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ جو طریقہ انتخاب کا مطالبہ تھا اسے لارڈ منٹو نے منظور کر لیا، یعنی جو اس نے کہا وہ اس نے پورا کر کے دکھایا، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ تو اسٹوڈنٹس، آج تو ہم لوگوں نے جو ریویو پڑھا شملہ وفد کے بارے میں، امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے اس کو جو ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اس میں سے آپ سے MCQs بھی آئیں گے، شارٹ کوسچن بھی ہوں گے، اور ان شارٹ کوسچن کو آپ لوگوں نے اپنی اسیسمنٹ میں لکھنا اور منڈے والے دن مجھے سبمٹ کروانا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔